हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में दैट मीन्स लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 में हम लोग जो है परमाणु संरचना को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने परमाणु और प्रकृति वगैरह सारी चीज़ें पढ़ रखी। ठीक है, आप लोग देख के प्ले लिस्ट पे सारी वीडियोज डली हुई है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और ये जो लेक्चर 5 है, ये सारे अभी हम लोगों के केमिस्ट्री के सेशंस चल रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के, जिसमें आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बुक वाला पार्ट भी लेकर आऊँगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोगों को जाननी चाहिए वो हम लोग यहाँ पास से जल्दी जल्दी से जान लेते हैं। ठीक है, जहाँ पास बुक रिक्वायर्ड होगा वहाँ पास अपन बुक से भी देखें। चल, तो देखो, हम लोगों ने परमाणु के बारे में लास्ट क्लास में अध्ययन जो है कर लिया है कि परमाणु जो होता है भाई वो अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य होता है। ठीक, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मैंने बताया था आपको, महर्षि कणाद ने बताया था, है ना, 500 ईसा पूर्व, 500 BC में। फिर 18th AD में कौन आ गए? हमारे साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, है ना। जॉन डाल्टन ने कुछ 5 पॉइंट्स दिए, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मास, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ये सभी क्या थे? शामिल थे, है ना। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया है। अब आज की क्लास में हम लोग जो है परमाणु संरचना पढ़ने वाले हैं। दैट मीन जो परमाणु है वो किस तरीके से संरचना करता है, परमाणु कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो परमाणु संरचना को समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा दो चीजें। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कैथोड रे के बारे में। ठीक है, ज़्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज इन लोगों को कोई मतलब है नहीं। हम लोग उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम परसेप्शन से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर कैथोड किरण। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कैथोड रे बोलेंगे, है ना, कैथोड रेज। ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है क्या है? कैथोड। अच्छा, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। दोनों को एक ही स्लाइड में यहाँ पास हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनोड रेज, एनोड रेज को ही याद रखना कैनल रेज भी बोलते हैं, कैनाल रेज। ठीक है, कैनाल किरण। ठीक, अब समझो, इसको थोड़ा सा अपन डार्क कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ऑनलाइन देखते टाइम थोड़ा सा लाइट हो जाता है। चलो, सो कैथोड रेज और यहाँ पर क्या है? एनोड रेज। ठीक है, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक वैक्यूम ट्यूब। ध्यान से देखना, ये क्या है समझ जाओ, आपका एक वैक्यूम ट्यूब। ठीक, सबसे ऊपर बना लेते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये समझ जाओ हमारा है एक वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब मतलब निर्वात, इसमें कोई भी चीज़ यहाँ पास नहीं भरी हुई है। ठीक है, यहाँ पास हम लोग लगा देते हैं एक इलेक्ट्रोड। और इसको हम लोग बैटरी से क्या करते हैं? इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो याद रखना, देखो ये वाला जो लाइन होता है, जो लंबी लाइन होती है, याद रखना ये पॉजिटिव होती है, और जो छोटी लाइन होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। तो सिंपल वे पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो पॉजिटिव वाला है, बैटरी का पॉजिटिव सिरे से जो जुड़ा रहेगा, ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा जो है, जो हमारे कहाँ से जुड़ा रहता है? पॉजिटिव एंड से जुड़ा रहता है, बैटरी के धनात्मक बिंदु से जुड़ा रहेगा। इस वाले धनात्मक बिंदु से जुड़े हुए हिस्से को, ये वाला, ये हमारा क्या कहलाता है? एनोड, जो धनात्मक से जुड़ा हुआ है, याद रखो। और जो ऋणात्मक से जुड़ा रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? कैथोड। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो आपका पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है वो हमारा क्या कहलाता है? एनोड। और जो निगेटिव एंड से जुड़ा रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? कैथोड। बस इतना अगर आप समझ लिए तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे? तो जो निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना आप लोग, जे थॉमसन। क्या याद रखना है अपने को? जे थॉमसन। इसके अंदर के कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को याद रखना है। सिंपल वे पे अपने को याद रखना है कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, क्या बोला मैंने? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर जब यहाँ पास इस वाले हिस्से पे निर्वात है, क्या है यहाँ पास? कोई भी हवा नहीं है, है ना, वैक्यूम है, निर्वात है। तो निर्वात में जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई बैटरी के थ्रू, और यहाँ पास इस वाले हिस्से पे, ठीक है, ध्यान से देखना, कौन से वाले हिस्से पे? इस वाले हिस्से पे फ्लोरोसेंट पदार्थ डाल दिया गया। इस वाले हिस्से पे, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं अपन, इस वाले हिस्से पे डाल दिया गया एक फ्लोरोसेंट पदार्थ।
फ्लोरोसेंट पदार्थ, ठीक है। फ्लोरोसेंट मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो दीप्यमान हो। दीप्यमान मतलब क्या, जिसपे कोई हाईली एफिशिएंट कण अगर टकराएगी तो ये चमकने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, वो चमकने लग जाएगी। तो हुआ क्या कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे देखा गया कि इस वाले हिस्से से मतलब कौन से हिस्से से, कैथोड वाली जगह से इस तरफ एक कण जाने लग गई, एक रेखा मतलब कणों का एक पुंज जाने लगा। इसी पुंज को हम लोगों को ने क्या बोला, कैथोड रेज बोला। इसी को क्या बोला हम लोगों ने, कैथोड रेज बोला। ध्यान देना कहाँ से जा रही है ये, कैथोड से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कैथोड रेज। ठीक, इसलिए इसका नाम क्या हो गया गाइज, कैथोड रेज हो गया। ठीक है, समझ आया क्या बोला गया, क्या बोला मैंने कि जब, एक सेकंड, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो समझो इसमें क्या हुआ कि जब कैथोड से रेज हमारी जाने लग गई तो उसको हमने क्या बोला, कैथोड रेज। अब होगा क्या, आफ्टर अ टाइम, एक साइंटिस्ट और याद रखना, कैथोड रेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया भाई, आपका जे थॉमसन। ठीक है, नाम याद रखना, कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, जे थॉमसन। कुछ टाइम के बाद ये देखा गया कि इधर भी फ्लोरोसेंट पदार्थ लगा दिया गया, इधर भी क्या लगा दिया गया, फ्लोरोसेंट पदार्थ। तो कुछ समय के बाद ये देखा गया कि एनोड से भी, इधर से एनोड से भी ठीक है। चलो अब यहाँ पास देखते हैं हम लोग, क्या देख बोला मैंने कि एनोड से कुछ समय के पश्चात भी यहाँ से रेज निकलने लग गई। इसके लिए एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना जिसका नाम था गोल्ड स्टीन। तो गोल्ड स्टीन ने किसकी डिस्कवरी कर दी यहाँ पास, एनोड रेज की। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब कैथोड से हवाएं जो रेज गई उनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। जब एनोड से जो रेखाएं गई, जो किरण गई, जो किरणों का मतलब कणों का पुंज गया, उसको नाम क्या दे दिया गया, एनोड रेज। और जब कैथोड से गया तो उनको क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रेज। अब मैंने भी आप लोगों को बताया कि जो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है वो कैथोड, और जो धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एनोड। मतलब जो कैथोड किरणें हैं वो किनका ग्रुप हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक कणों का ग्रुप हो जाएगा। किसका ग्रुप हो जाएगा, ऋणात्मक कणों का समूह हो जाएगा। और जो एनोड या कैनल रेज हैं वो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव या धनात्मक कणों का समूह हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे पता चलने लग गई। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना आप लोग कि जे थॉमसन जो है कैथोड रेज से रिलेटेड है, और जो एनोड रेज से रिलेटेड है वो कौन है, आपका गोल्ड स्टीन। कौन है आपका, गोल्ड स्टीन। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हम लोग समझ गए कि एनोड रेज किसने डिस्कवर किया, गोल्ड स्टीन ने, और कैथोड रेज किसने डिस्कवर किया, आपका जे थॉमसन ने। ठीक है, चलो अब सीधे आते हैं अपन परमाणु संरचना पे। किस पे आते हैं, अब सीधे हम लोग परमाणु संरचना। मैं ही समझा देता हूँ, बुक पे तो उतना सिंपल लैंग्वेज में नहीं दिया रहता है, अपन सीधा सीधा अपने लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, अब आ जाओ परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना जब आया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर आया जे थॉमसन का ही आया। किसका आया, जे थॉमसन। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने अभी समझा कि जो कैथोड रेज हैं, यही कैथोड रेज क्या हैं, आपके ऋणात्मक समूह हैं, ऋणात्मक कणों के समूह हैं। और इन्हीं ऋणात्मक कणों को उन्होंने, किसने, जे थॉमसन ने नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। याद रखना ये चीज भी। सेम उसी तरीके से जो गोल्ड स्टीन साहब थे उन्होंने
एनोड कणों के बारे में बताया, वो पॉजिटिव समूह थे, उन्हीं का नाम बाद में क्या मिल गया अपने को, प्रोटॉन मिल गया। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। तो कभी कभी पूछ लेता है कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो नाम याद रखना जे जे थॉमसन। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखेंगे जे जे थॉमसन, और इंग्लिश में भी प्रोटॉन का क्या लिखेंगे, गोल्ड स्टीन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जे जे थॉमसन का सबसे पहले आया आपका परमाणु मॉडल, जिसको अपन बोलते हैं थॉमसन मॉडल। ठीक है, परमाणु का थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हमारा जो परमाणु है वो एक तरबूज की भांति है। ध्यान रखना, किसकी भांति है, तरबूज की भांति है। इंग्लिश में इसकी क्या बोलेंगे, वाटरमेलन। तो अगर पूछा जाएगा कि वाटरमेलन स्ट्रक्चर किसने दिया, तो याद रखना थॉमसन साहब ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जैसे तरबूज में होता है कि ये पूरा हिस्सा क्या है हमारा, निगे लाल लाल रहता है ना, ऐसा रहता है, लाल रहता है, और इसी के अंदर ब्लैक ब्लैक रंग के हमारे पास क्या होते हैं, बीज लगे होते हैं। क्या होते हैं, इसी में ब्लैक कलर के हमारे पास बीज होते हैं, इस तरीके से, है ना, सीड्स होते हैं। तो थॉमसन साहब ने बोला कि जो हमारे पास तरबूज है उसी की तरह हमारा क्या है, स्ट्रक्चर भी है। क्या बोला इन्होंने, जो हमारा तरबूज होता है उसी की तरह हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर। ये जो रेड वाला हिस्सा होता है इसको उन्होंने पॉजिटिव पार्ट कंसीडर किया, धनात्मक भाग, और जो ये बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनको उन्होंने क्या बोला, ऋणात्मक भाग बोला, नेगेटिव पार्ट बोला। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो उन्होंने बोला कि नेगेटिव चार्ज्ड आर embedded इन पॉजिटिव स्फेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि धनात्मक वाले भाग में जो ऋणात्मक वाले भाग हैं वो क्या होते हैं, धंसे होते हैं। ये किसका मॉडल था, आपका थॉमसन मॉडल था। ठीक है, लेकिन ये मॉडल हो गया आपका क्या, फेल। अब फेल क्यों हो गया भाई, तो फेल इसलिए हुआ कि ऋणात्मक और धनात्मक जो है कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। भाई अगर मैं धन एक में अगर ऋण एक जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, है ना, क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इस कारण ये मॉडल आपका क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि तरबूज मॉडल किसने दिया था, तो थॉमसन मॉडल ने दिया था। उन्होंने क्या बोला, जो पॉजिटिव पार्ट रेड वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव पार्ट है, और जो बीज सीड वाला हिस्सा है वो नेगेटिव पार्ट है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये वाला मॉडल आपका क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, समझ आया। चलो, अब इसके बाद आए बहुत सारे मॉडल, जिसमें हम लोगों को याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, अब रदरफोर्ड साहब जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम चीज़ें ओपन कर दी थी अबाउट क्या, परमाणु। ठीक है, अब रदरफोर्ड से रिलेटेड एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अपनों अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसको अगर हम समझ गए तो रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग समझ जाएंगे। अब अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था क्या, तो समझो, उन्होंने ले लिया एक गोल्ड फॉइल। एक सेकेंड, इसका डायग्राम हमारे पास है, इसको यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, देखते जाना। हाँ, इन्होंने ले लिया एक गोल्ड फॉइल। ठीक है, भाई जल्दी से आ जाओ। देखो, थॉमसन मॉडल मैंने बता दिया आपको, है ना। यहाँ पास क्या है, ये पूरा जो रेड वाला हिस्सा रहता था वो धनात्मक है, और ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। देखो, तरबूज के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता था, है ना, और ऋणात्मक आवेश थे, ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। और क्या लिखा है, देखो, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन हो जाएगा, इसलिए ये मॉडल आपका क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, ये क्या था आपका, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन, जो मैंने आप लोगों को अभी समझा रहा था। ठीक है, जो किसका मॉडल है आपका, रदरफोर्ड का है। ठीक, देखो ये था एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, हुआ क्या, यहाँ से अल्फा कण जो है यहाँ से भेजे गए, दिख रहा है, एक स्लिट के माध्यम से, एक स्लिट के माध्यम से यहाँ से क्या भेजे गए, अल्फा कण भेजे गए। यहाँ पे अंदर लगा हुआ है सोने की पत्ती, गोल्ड फॉइल। क्या लगा हुआ है अंदर में, गोल्ड फॉइल। ठीक है, और ये हैं सारे क्या, फोटोग्राफिक प्लेट, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना, फ्लोरोसेंट वाले।
तो वही मटेरियल का यहाँ पास क्या लगा हुआ है चारों तरफ प्लेट। कभी कभी पूछ लेता है कि फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा होता है, तो याद रखना जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक टाइप का क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ठीक है, दीप्यमान पदार्थ। ओके, अब हुआ क्या क्या वो समझो। तो इसको मैं एक सिंपल वे पे यहाँ पर दर्शाता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा। मान लो ये आपका गोल्ड फॉइल है, ठीक है, इधर से आ रहे हैं आपके अल्फा कण, इधर से बहुत सारे आपके क्या आ रहे हैं, अल्फा कण इधर जो है इस गोल्ड फॉइल पर अटैक कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसा बड़ा बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो इस गोल्ड फॉइल पे बहुत सारे अल्फा कण जो हैं, ये क्या है हमारे अल्फा कण। ध्यान रखना अल्फा कण किसके बराबर होता है, तो हीलियम कण के बराबर होता है, जिसका मास कितना होता है 4 और एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, ठीक है। तो ये अल्फा कण जो है इस तरीके से क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो हम लोग क्या पाते हैं कि बहुत सारे अल्फा कण, ध्यान से सुनना, हम लोग क्या पाते हैं, 3 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे अल्फा कण जो है किसी एंगल पे इस तरीके से विक्षेपित हो गए, ठीक। पहला क्या बोला मैंने कि विक्षेपण हो गया, विक्षेपित हो गया, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे अल्फा कण जो है सीधे सीधे क्या हो गए, आर पार चले गए, सीधे सीधे पे क्या हो गए, आर पार चले गए, ठीक। तो दूसरा अपने को ऑब्जर्वेशन क्या मिला, आर पार जाना। अब तीसरा क्या हुआ, तो तीसरा एक ऐसा कंडीशन था कि सेंटर के पास से ही कहीं कहीं पास 1000 में 1 लिखा होता है, ध्यान रखना, कहीं कहीं 10,000 में 1 लिखा होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 1000 में 1 हो या 10,000 में 1 हो, वो क्या हो गया, सेम डायरेक्शन पे रिटर्न हो गया, बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में क्या हो गया आपका, बाउंस बैक हो गया। तो कितने कंडीशंस मिल गए अपने को यहाँ पास, अल्फा कण के गोल्ड फॉइल पर जाने के 3। पहला क्या मिला, विक्षेपण, कुछ क्या मिला, आर पार चले गए, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10,000 में 1 अल्फा कण ऐसा था जो उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वो रिटर्न हो गया, ठीक। तो ऐसे करके हम लोगों को कितने ऑब्जर्वेशन मिले यहाँ पास 3। यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोगों को, यहाँ पे समझाया हुआ है कि देखो ये विक्षेपित हो गए, ये क्या हो गया, देखो उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो गए, है ना, और कुछ सीधे क्या हो गया यहाँ पर देखो आर पार हो गया। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन मिला किससे, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से, ठीक है। इसी को इंग्लिश में रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी बोलते हैं ना, याद रखें, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है। चलो, अब इस 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन दिया। अब वो कंक्लूजन था क्या, तो कंक्लूजन ये था, ठीक है, कंक्लूजन ये था कि जिस पार से देखो लिखा ना आर पार सीधे निकल जाते थे, तो जिससे पता चला कि परमाणु में अधिकतर हिस्सा क्या है, खाली। इस वाले को न्यूट्रॉन नाम दिया गया, याद रखना, क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन। बहुत कम कण, ध्यान देना, बहुत कण अपने भाग से विक्षेपित हुए, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। देखो ये अपना मान लिया गोल्ड फॉइल था, यहाँ पे क्या होता है, धनात्मक और 0 आवेश होता है, तो उसने क्या बोला कि बहुत कम ही क्या हुआ है यहाँ पास, अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, बाकी सब क्या चले गए, सीधे सीधे चले गए। तो सेंटर में एक ऐसा हिस्सा है, ठीक है, सेंटर में क्या है, एक ऐसा हिस्सा है, मतलब बहुत कम हिस्सा ही ऐसा है जहां से विक्षेपण जो है हुआ है, ठीक है। फिर से समझो, देखो यहाँ पास क्या है, धनावेशित वाला हिस्सा है, तो जब धनावेश, क्योंकि अल्फा कण को क्या माना जाता है, धनावेशित माना जाता है, तो धनावेश ही तो धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो बहुत कम ही हिस्से से क्या हुआ, विक्षेपण हुआ, तो ये माना गया कि जो धनावेश है वो बहुत कम हिस्से पे क्या है, प्रेजेंट है। और ये थर्ड वाला मैंने जो आपको बताया था कि 20,000 कणों में से कम 1, जो मैंने 10,000 लिखा था, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, 20,000 कणों में से कम 1 था जो उसी डायरेक्शन पे क्या दे दिया आपको, रिटर्न। जैसे 3 कंक्लूजन निकले, ठीक है। पहला जो मैं आप लोगों को बताया था कि जो यहां से देखो, जो ये विक्षेपण हुआ, उसको सिंपल वे पे समझो, जो आपका विक्षेपण हुआ, तो भाई यहाँ पे धन आवेश और 0 आवेश होता है सेंटर पे, तो भाई अल्फा कण जो हमारा है वो अपने आप में क्या रखता है, पॉजिटिव आवेश रखता है। तो जब ये इस साइड जा रहा होगा तो इस पे कौन सा आवेश रहा होगा, ऋण आवेश रहा होगा। कुछ ही जो थे वो सेम डायरेक्शन पे रिटर्न हो गए, मतलब अल्फा पॉजिटिव है और यहाँ पे भी कुछ हिस्सा पॉजिटिव होगा, तभी तो अपने डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिटर्न।
बहुत सारे भाग ऐसे थे जहां से सीधे सीधे निकल गए, मतलब बहुत सारा एक ऐसा हिस्सा था जो न्यूट्रल था। और ये भी बोला गया कि सेंटर पे एक ऐसा हिस्सा है जहां पे पूरे परमाणु का द्रव्यमान उपस्थित होता है। इसी को बाद में नाम क्या दे दिया गया, न्यूक्लियस, या फिर क्या नाम दे दिया गया इसी का, नाभिक। क्या नाम दे दिया गया इसी का, नाभिक। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही परमाणु में नाभिक का आविष्कार किया था। ठीक है, खोज की थी कह सकते हो, या बताया था, परमाणु नाभिक। ठीक है, परमाणु नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो रदरफोर्ड ने बताया था। और इसी न्यूक्लियस या नाभिक में बाद में बताया गया कि प्रोटॉन दैट मीन्स धनायन और न्यूट्रॉन दैट मीन्स जीरो आयन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो ऋण आवेश था उसका नाम क्या दे दिया गया, ऋण आवेश वाले का नाम क्या दे दिया गया, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो परमाणु पहले अविभाज्य था, जो परमाणु पहले क्या था, परमाणु जो था पहले अविभाज्य था, वो 3 भाग में टूट गया, जिसको सब पार्टिकल बोला गया, सब पार्टिकल। ठीक, एटॉमिक सब पार्टिकल बोला गया, जिसमें पहला क्या हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या हुआ प्रोटॉन, और तीसरा क्या हुआ न्यूट्रॉन। ठीक है, पहला हुआ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और फिर क्या आया हमारे पास, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड कुछ चीजें और हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, यहाँ प्रोटॉन लिखता हूँ, यहाँ न्यूट्रॉन लिखता हूँ। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले इनको चार्ज आप लोगों को अच्छे याद रखना है। ठीक है, तो इस पे चार्ज कैसा होगा, ऋणात्मक, इसमें धनात्मक, और इसमें क्या होगा, न्यूट्रल। अब ऋणात्मक में भी कितना, तो याद रखना 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलॉम। धनात्मक में इतना ही होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम, और जीरो तो जीरो ही है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मास निर्धारित करते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर आपको पूछा जाए कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको बताना है, परमाणु द्रव्यमान जिसको हम लोग ए से प्रदर्शित करेंगे, तो ध्यान रखना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अगर मैं बात करूं परमाणु क्रमांक की, तो याद रखना किसी भी उभयनिष्ठ या अभिष्ट लिखते हैं जिसमें कोई भी चार्ज ना हो, ध्यान रखना अभिष्ट परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉनों की संख्या ही उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन तभी जब उसमें कोई भी चार्ज ना हो। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर जोड़ दिया जाए तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। ठीक है, इसी में एक छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे और एक चीज, किसी भी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एटम को, किसी भी परमाणु को अगर अपने को दिखाना है ना, जैसे मैं हीलियम दिखा रहा हूँ, तो हीलियम का जो नीचे में लिखाएगा, चाहे यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, ये इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, याद रखना, जिसको अपन जेड से बताते हैं। जेड क्या कहलाता है हमारा, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और जो ए होता है वो कहलाता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ठीक, ये बात भी आप लोग याद रखना। तो हमेशा हम लोग जब भी किसी भी एटम को शो करते हैं, तो मान लो एक्स एक एटम है, एक्स क्या है, अगर एक एटम है तो जेड उसका नीचे रहेगा, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ, और ए एटॉमिक मास उसका ऊपर रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे हीलियम लिख रहा हूँ, तो हीलियम के केस में क्या हो जाएगा, जो 2 लिखा है वो उसका परमाणु क्रमांक, और 4 जो होगा उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कितना कितना है, तो इसमें क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों कितने हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो भाई हमको मालूम है कि A इज इक्वल टू होता है n प्लस पी, मतलब एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस n। तो भाई 4 में से 2 सीधे सीधे घटा दो तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ आया। अब कुछ और बेसिक चीज इसी में समझते चलते हैं। जैसे देखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही रिलेटेड है, इसलिए यहीं पास इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है और ये चैप्टर हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब पहला समझो, सबसे पहले आता है इसमें समस्थानिक। समस्थानिक, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं आइसोटोप्स।
आइसोटोप्स। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है सम स्थानिक, दैट मीन्स क्या, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। मतलब परमाणु क्रमांक क्या रहता है, समान। तो अलग क्या रहता है अभी, तो परमाणु द्रव्यमान अलग रहता है या फिर एटॉमिक मास अलग रहता है। ठीक है, अलग, इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोप। सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 समस्थानिक है या 3 हमारे पास क्या है, इसके आइसोटोप्स हैं। पहला आइसोटोप्स कहलाता है 1H1, सेकेंड आइसोटोप 1H2, थर्ड आइसोटोप 1H3। पहले वाले को अपन मालूम है हाइड्रोजन ही कहते हैं। सेकेंड वाले को ड्यूटेरियम कहते हैं, थर्ड वाले को ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इसको अपन हाइड्रोजन से ही प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल डी से और इसको कैपिटल टी से। ठीक अब देखो, अगर हम बात करें यहां पास, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर अपन बात करें यहाँ पास हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और यहाँ पास क्या हमारे पास ट्राइटियम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पास देखो सभी के नीचे में 1 लिखा हुआ है। सभी के नीचे में क्या लिखा है, यहाँ पास 1 लिखा है। तो सभी का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। सभी का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, हमारा 1 हो गया, है ना। इन सभी के केस में अगर मैं प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन लिखूं या एटॉमिक नंबर Z लिखूं तो तीनों की वैल्यू कितनी है, 1। लेकिन अगर अपन देखें सभी का एटॉमिक मास 1 1 1 है ये तीनों केस में, लेकिन एटॉमिक मास एक में 1 है, एक में 2 है और एक में क्या है हमारे पास 3 है। देख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो हर केस में न्यूट्रॉन हमारे चेंज है। जैसे पहले केस में अगर मैं 1 में से 1 घटा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 0। सेकंड में से 2 में से 1 घटा दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 1। थर्ड में 3 में से 1 घटा दे तो क्या मिलेगा, 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरली आपके मास को निर्धारित नहीं करते हैं। कौन निर्धारित करता है, न्यूट्रॉन। तो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, मेरे पास एक क्वेश्चन ले लूं आइसोटोप्स के बारे में। ठीक है, पहला क्या बोलेगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा लिख देगा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तीसरा लिख देगा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और चौथा लिख देगा सेम नंबर, सॉरी, चौथा में लिख देगा आपका, चौथा पॉइंट में लिख देगा डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। यार एक सेकेंड गाइस ना, थर्ड क्या, फोर्थ क्या लिख देगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन ही ऐसा है जो आइसोटोप्स में, या सीधा सीधा कह लो जो एटॉमिक मास को निर्धारित करता है, वो क्या है हमारा, न्यूट्रॉन ही है। ठीक है, वो भी डिफरेंट होगा तभी हमारा आइसोटोप होगा। ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोप्स। चलो अगला देखते हैं, आइसोटोप्स जिसमें एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास क्या होते हैं, अलग अलग। इसी को उल्टा कर दो थोड़ा सा, इसी को क्या कर देते हैं अगर उल्टा, बहुत हैंग हो रहा है भाई। चलो इसी को उल्टा कर दें, अगर उल्टा करने का मतलब क्या है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे आइसोबार, आइसोटोप्स हम लोग समझ गए। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट आता है क्या आपका, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में समभारिक। क्या बोलते हैं अपन, समभारिक। अब समभारिक क्या होंगे, जिसका द्रव्यमान समान रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा, समान, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग रहेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर इस बार क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आर्गन एटॉमिक नंबर 18 लेकिन मास कितना होता है इसका, 40। ठीक है, सेम कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20 लेकिन मास कितना होता है, 40। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर 18 और 20 है लेकिन दोनों का मास कितना है, सेम।
इस केस में इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो 18 है, प्रोटॉन की बात करूं तो 18 है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो 40 में से 18 घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 20 है, प्रोटॉन की बात करें तो 20 है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो कितना है, वो भी 20। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सेम होगा कौन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो याद रखना कि जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो, क्या कहलाता है, वो समभारिक कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आपका समभारिक कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कभी कभी पूछ लेता है, अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन पूछा जा सकता है, आइसो इलेक्ट्रिक सम इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन अब सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, जैसे मैंने लिख दिया O2 -2, ऑक्सीजन -2, नियॉन लिख दिया, सोडियम प्लस लिख दिया, मैग्नीशियम +2 लिख दिया, और फ्लोरीन -1 लिख दिया। ठीक, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझो कि जब भी किसी में नेगेटिव आयन लिखा रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और जहाँ पास पॉजिटिव लिखा रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घटेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहाँ पे घटेगा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इस केस में ऑक्सीजन O-, हमको मालूम है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10, सोडियम के पास कितने होते हैं, 11, मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं, 12, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 9। ठीक, अब क्योंकि -2 है तो मैंने अभी बताया कि नेगेटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो 8 था -2 आ गया तो कितना हो गया, 10। नियॉन के पास ऑलरेडी कितने हैं, 10। सोडियम के पास होते हैं 11 लेकिन +1 है तो एक निकल गया इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा। तो कितने प्लस है भाई, 1 प्लस है, तो 11 से कितना हो जाएगा, 10। मैग्नीशियम के पास कितने हैं, 12, +2 मतलब 2 निकल गया तो इसके पास भी कितने हो गए, 10। फ्लोरीन के पास है 9 -1 और ऐड हो गया मतलब कितने हो गए, 10। तो देख सकते हो कि सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इस बार सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी के पास क्या है, सेम है, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से हम लोगों को सारी चीज़ें जो है अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। कुछ और बेसिक चीज़ें देखते हैं। समस्थानिक मैंने बता दिया, संभारिक हम लोग समझ गए। ओके, इसके बाद अपन सीधे सीधे आ जाते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलो आप लोगों को बताना है, कमेंट जरूर करते जाइएगा, एक बार देखिएगा जरूर कि बनता है कि नहीं आप लोगों से। ठीक है, चलो देखो अभी पहला ही क्वेश्चन वही है कि एक तत्व के समस्थानिकों, दैट मीन्स आइसोटोप्स, क्या पूछ रहा है, आइसोटोप्स के बारे में जानकारी पूछ रहा है। तो हमको मालूम है कि आइसोटोप्स पहले होते क्या है, वो माइंड में लाओ तुरंत कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। Z सेम रहेगा, A अलग अलग रहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं होगा, क्या होगा हमारा आंसर, C नंबर, इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों नहीं होगा ना, केवल न्यूट्रॉन। नीचे दिए गए परमाणु वादों में सबसे पहली बार किसने इलेक्ट्रॉन, तो आपको मालूम है थॉमसन। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो याद रखना J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी तो गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन नहीं बताया था तो याद रखना जेम्स चैडविक, J. चैडविक। ठीक है, ये बात भी याद रखना। चलो, खालिस्तान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अरे ये क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पास क्वेश्चन ही छूट गया है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पास K लिख देता हूँ। ठीक है, पोटेशियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, एटॉमिक मास कितना होता है, 39। तो कैसे पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है। चलो, तो K 1939 है, तो हमको मालूम है कि K 1939 है, तो फटाफट लिख लो। जो नीचे लिखा होता है वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो कितना हो गया 19, और यही Z भी होता है ना। एटॉमिक मास कितना दे दिया 39, तो न्यूट्रॉन 39 से 19 घटा दो तो कितना आ जाएगा 20।
इतनी जानकारी हमारे पास है। तो पूछता है क्वेश्चन में, इस परमाणु के पास 39 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, पहला गलत। 39 प्रोटॉन है क्या? नहीं, ये भी गलत। इस परमाणु के पास 19 इलेक्ट्रॉन है क्या? तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बोलता है, किसी तत्व के सारे परमाणु खालिस्तान होते हैं। तो किसी तत्व के सारे परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। मान लो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, तो हाइड्रोजन के सारे परमाणु क्या होंगे? समान ही तो होंगे। एक उदासीन परमाणु में, उदासीन ना, वही जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, न्यूट्रल चार्ज वाला जो रहता है, तो वही न्यूट्रल चार्ज वाला क्या कहलाता है? उदासीन। की संख्या में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होंगे, मैंने बताया था आपको, जब कोई चार्ज न लगाओ। देखो अब बोलता है कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 एक दूसरे के क्या है? तो दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का क्या दिखा रहा है? सेम। तो क्या कहलाएगा हमारा? ये समभारिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समभारिक। ठीक है, चलो इसको साइड रखते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो समभारिक एक दूसरे के समभारिक है, उदाहरण सहित समझा ही बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है अपने को इन सब के क्वेश्चन में। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि औसत परमाणु भार। तो एक फॉर्मूला याद रखना आप लोग, औसत परमाणु भार, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक, एवरेज एटॉमिक मास का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, अब यहाँ पे m1 क्या है? तो m1 है पहला मास। m1 क्या है? पहला मास। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन 79, ब्रोमीन 81 और ये दिया है उनका परसेंटेज। तो ध्यान रखना, जो m1 है, देखो यहाँ पे जो 79 होगा वो क्या हो जाएगा? m1। 81 क्या हो जाएगा? m2। जो परसेंटेज है वो x1 और ये क्या हो जाएगा? x2। यहाँ पे वैल्यू रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया भाई। उसके बाद एक और टॉपिक हमारा रह गया है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, क्योंकि 37 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगली कक्षा में करेंगे हम लोग, और उसी में हम लोग समझेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे करेंगे, और उसी से समझेंगे हम लोग की संयोजकता क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद एक बार अपन सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस में और कितना, मतलब क्या क्या हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, चलो फटाफट से देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो परमाणु संरचना हम लोगों का थोड़ा सा बस रह गया है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखना, ये 3 लेक्चर में हुआ था भाई, देख लीजिएगा, ये भी 3 लेक्चर ही जा रहा है। ठीक है, तो परमाणु संरचना हो जाएगा। इसके बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे रासायनिक आबंधन में। ठीक है, रासायनिक आबंधन पढ़ेंगे, इसमें भी अराउंड 3 से 4 लेक्चर ही लगेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे थोड़ा सा और लंबे लेक्चर लाएं, ताकि सारी चीज़ें और जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।